नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रश्नकाल के इस अंक में। मैं हूं प्रीति सिंह और मेरे साथ है हमारे संसदीय मामलों के संपादक अरविंद कुमार सिंह। राज्यसभा का 249वां सत्र, इस दौरान 3973 अतारांकित प्रश्नों को पूछा गया। अतारांकित प्रश्न यानी अनस्टार्ड क्वेश्चंस, यानी अलग अलग सांसद ये प्रश्न पूछते हैं और जो अतारांकित प्रश्न होते हैं उनका जवाब संबंधित मंत्रालय के मंत्रियों की तरफ से लिखित रूप में सदन में दिया जाता है। अलग अलग सांसद लोक महत्व से जुड़े, जनहित से जुड़े काफी जरूरी सवाल पूछते हैं, जिनका जवाब क्या सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, क्या जानकारी इनसे निकल कर आती है, वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो अरविंद जी, पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं और जो पहला प्रश्न है वो है देश में पुलिस सुधारों के कार्यान्वयन से जुड़ा हुआ। ये वांसुक साइम जी ने सवाल पूछा, इसका जवाब क्या दिया है? जी बिल्कुल प्रीति, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। खास तौर पर आज़ादी के बाद से ही इस बात की चर्चा लगातार तूल पकड़ती रही है और तमाम जन संगठन, राजनीतिक दल इस बात को बार बार उठाते रहे हैं कि जो पुलिस रिफॉर्म्स होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो पुलिस है मुख्य रूप से वो अंग्रेज़ों के ज़माने के कानून के तहत जो है संचालित होने वाली पुलिस है। हालांकि बहुत सारे कानूनी बदलाव हुए हैं, बहुत सारे प्रक्रियागत बदलाव हुए हैं, पुलिस की स्थितियाँ भी बदली हैं, लेकिन पुलिस एक व्यापक पुलिस रिफॉर्म्स को लेकर के जो कोशिश की गई, वो 2 बार कोशिश की गई। जनता पार्टी की सरकार में KF रुस्तम जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई पुलिस रिफॉर्म्स को लेकर के, और बाद में जो है प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में भी एक कमेटी बनी। प्रकाश सिंह जी काफ़ी लड़े हैं इस बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में भी, लेकिन अभी तक अगर आप देखेंगे तो पुलिस सुधार की जो दिशा है वो बहुत संतोषजनक नहीं है। फिर भी भारत सरकार जो है, जो राज्यों के पुलिस बल हैं उनको मॉडर्नाइजेशन के लिए काफ़ी धनराशि दे रही है। कई और उपाय किए गए हैं। पुलिस का जो खास तौर पर जो उनके रहन सहन की स्थितियां हैं, थानों की स्थितियां हैं, उनमें सुधार करने की कोशिश की गई है। तो ये जो एक सवाल जो वांसुक साइम जी ने पूछा, उसमें एक सवाल ये पूछा कि जो भारत में प्रति 1000 व्यक्ति पर पुलिस कार्मिकों का जो मौजूदा अनुपात है 1.2 है, जो कि संयुक्त राष्ट्र की सिफारिश से बहुत कम है। क्या पुलिस बल में सभी संवर्ग में अत्यधिक रिक्तियां हैं, इसके नाते काम बहुत अधिक है? ये सारा सवाल भी उन्होंने पूछा है। तो सरकार ने जवाब दिया है। जो जी किशन रेड्डी जो कि गृह राज्य मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि जो BPRD है, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, वो लगातार स्टडी करता है। उसने जो स्टडी की है उसके मुताबिक 1000 व्यक्तियों पर पुलिस कार्मिकों की स्वीकृत संख्या का अनुपात 1.93 है, मतलब 1:93 है, और वास्तविक संख्या का अनुपात जो है 1.51 है, जबकि संयुक्त राष्ट्र ने जो अनुशंसित किया है वो 2.22 है। उस हिसाब से देखेंगे तो ये बहुत कम है। सरकार का ये कहना है कि चूँकि पुलिस जो है संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 2 जो है, यानी राज्य सूची में आती है, स्टेट का विषय है, इसलिए पुलिस सुधार को क्रियान्वित करने का पहला दायित्व जो है वो राज्य सरकारों का ही है। भारत सरकार तमाम परामर्श जारी करती है, कई तरह के संसाधन दे रही है, सहायता कर रही है। तो ये इन्होंने कहा कि 2018-19 से जो पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों को सहायता की स्कीम जो है, उसके तहत उन राज्यों को प्रोत्साहन भी दिया जा रहा, निधियाँ दी जा रही जो ज़ोर शोर से पुलिस रिफॉर्म्स को लागू कर रहे हैं। इसके तहत 2018-19 में 76.90 करोड़ रुपए का कुल प्रोत्साहन अनुदान जो है वो राज्यों को दिया गया है, और इनमें से हर राज्य को जो है काफ़ी पैसा दिया जा रहा है। और 10 राज्य ऐसे हैं जिनमें खास तौर पर जो धनराशि का आवंटन हो रहा है: आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ये इसके लिए पात्र पाए गए हैं। और 2019-20 में जो है प्रोत्साहन अनुदान जो है वो बढ़ाया गया है, 158.26 करोड़ रुपया कर दिया गया है। तो इस तरह कुल मिलाकर के जो है जो महिला सुरक्षा समितियां गठित की जा रही है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के प्रीति, मतलब भारत सरकार की ओर से जो संसाधन दिए जा रहे हैं उससे मॉडर्नाइजेशन से जो तमाम जो है व्हीकल से लेकर के इक्विपमेंट वगैरह जो खास तौर पर कम्युनिकेशन नेटवर्क है उनका इम्प्रूव हुआ है, लेकिन अभी भी बृहत्तर पुलिस सुधारों की ज़रूरत है। अब अगला सवाल जो है वो होम मिनिस्ट्री का ही है प्रीति। इंटर स्टेट जो विवाद है, सीमा के विवाद है, बॉर्डर विवाद हैं, आपने देखा होगा कि बहुत सारे विवाद जो है नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में है, कर्नाटक में है, कर्नाटक महाराष्ट्र के बीच में है। तो ये जो सीमा विवाद है उनकी स्थिति क्या है? डॉक्टर अनिल अग्रवाल का ये सवाल है, क्या जवाब है इसका?
हाँ, अनिल अग्रवाल जी ने पूछा है कि गृह मंत्री ये बताएं कि क्या अंतर्राज्यीय सीमा विवादों में देश के कई राज्य ऐसे हैं जो उलझे हुए हैं, और इन राज्यों का नाम बताइए, ब्यौरा दीजिए, कारण क्या है, ये पूछा उन्होंने। और इसमें केंद्र सरकार की क्या भूमिका है ऐसे विवादों को सुलझाने में, और क्या कोई टास्क फोर्स या समिति बनाई गई है जो ऐसे विवादों को सुलझाए। इसका जवाब दिया है गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने। उन्होंने बताया है कि जो सूचना अभी तक की है उसके मुताबिक आप जैसे कह रहे हैं अरविंद जी, के नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, उनका यहाँ जिक्र है। असम और मेघालय के बीच, असम और नागालैंड के बीच, साथ ही असम, अरुणाचल प्रदेश, असम और मिजोरम के बीच, वहीं मणिपुर और नागालैंड के बीच, साथ ही महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच कुछ क्षेत्रों के संबंध में सीमाओं के निर्धारण को लेकर एक तरह से दावे किए जाते हैं एक राज्य की तरफ से कि ये इलाका हमारे क्षेत्र में है, जबकि दूसरा जो राज्य है वो कहता है नहीं, ये इलाका हमारे क्षेत्र में है। तो दावे किए जाते हैं, उसके बाद प्रतिदावे किए जाते हैं, जिससे सीमा विवाद की स्थिति इन तमाम राज्यों के बीच में है। केंद्र क्या कर रहा है इस मामले में, उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार का ये दृष्टिकोण रहा है कि अंतर राज्य विवाद सिर्फ जो संबंधित राज्य सरकार हैं उनके सहयोग से ही सुलझ सके, और इस विवाद का एक सौहार्दपूर्ण तरीके से और परस्पर सामंजस्य है वो उसके मुताबिक सीमा विवाद का निपटारा हो। और आपसी समझ की भावना से करने के लिए जो केंद्र सरकार है वो सिर्फ सुविधा प्रदाता के रूप में काम कर रहा है, और वो यही चाह रहा है कि जो दोनों राज्य की सरकारें हैं, दोनों राज्य हैं, वो आपसी समझ और परस्पर बातचीत से इन विवादों को सुलझाएं। जो पूछा गया है कि टास्क फोर्स या समिति का गठन किया गया है सुलझाने के लिए ऐसे विवादों को, तो इसका जवाब सरकार ने कहा है नहीं, ऐसे किसी समिति या टास्क फोर्स का गठन नहीं किया गया है। ये जवाब है मंत्रालय का। आगे बढ़ते हैं अरविंद जी, और ये है इंडियन कोस्ट गार्ड का गृह मंत्रालय में स्थानांतरण। ये रोचक सवाल है, ये इसका क्या जवाब है? माजिद मेमन जी का सवाल है ये। हाँ, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है प्रीति, क्योंकि जो कोस्ट गार्ड है वो हमारे जो तटीय जो इलाके हैं उनकी रक्षा में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और ख़ास तौर पर मुंबई के हमले के बाद, जबकि ये बात हुई थी कि जो लोग हैं आतंकवादी वो समुद्र के रास्ते से आए थे, तमाम जो है गोला बारूद और हथियार भी समुद्र के रास्ते से आए, तो उसके बाद ज़्यादा चौकसी बढ़ गई है। जो हमारा श्रीलंका का जो तट है, जो श्रीलंका से जुड़ा हुआ, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके अलावा जो बहुत सारा अगर लंबा चौड़ा जो तटीय इलाका है उसके देख रेख की जिम्मेदारी कोस्ट गार्ड की है। साथ ही साथ जो राज्य सरकारों के जो अपने मरीन पुलिस हैं वो भी इस मामले में मदद करते हैं। तो सरकार ने जवाब ये दिया है कि जो कोस्ट गार्ड है उसका, जो कि अभी एक तरह से रक्षा मंत्रालय के तहत है, उसको होम मिनिस्ट्री में ले आने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तो सरकार ने जो मूल सवाल है उसको उन्होंने साफ कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है। और ये कहा है कि जो, लेकिन इसमें जो जवाब दिया है उस जवाब काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि हमारे दर्शकों को ये जानने में बड़ा दिलचस्प होगा कि कोस्ट गार्ड एक्चुअली कर क्या रहा है, उसके पास इक्विपमेंट कितने हैं, साधन क्या है। तो ये कहा कि भारत सरकार के तहत जो जल क्षेत्र है, विशेषकर तट के निकट कम गहरे पानी में गश्त करना, चौकसी करना, तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा का जो दायित्व है, उसमें जो है राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस बल की क्षमताओं का संवर्धन करना, ये सब जो है तटीय सुरक्षा योजना के तहत आता है और इसमें कोस्ट गार्ड का बड़ा अहम रोल है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत 200 तटीय पुलिस स्टेशन काम कर रहे हैं, जिनके पास 204 नौकाएं सुसज्जित हैं, बड़ी जो मतलब हाई स्पीड बोट्स वगैरह हैं। और इसके अतिरिक्त जो तटीय राज्य हैं वहाँ संघ राज्यों में 30 जेटी हैं, 284 चार पहिया वाहन हैं, 554 दुपहिया वाहन हैं, 97 जांच चौकियां हैं, 58 सीमा चौकियां हैं, 30 बैरक है, नेविगेशन का जो नेटवर्क है, ये सब है। और इसके अलावा गुजरात में 29 अक्टूबर 2018 को राष्ट्रीय तटीय पुलिस एकेडमी की भी स्थापना की गई है और 2 बैचों में 16 सप्ताह की अवधि वाला समुद्री पुलिस फाउंडेशन पाठ्यक्रम पूरा कर लिया गया है। तो इस तरह से देखें कि कोस्ट गार्ड के साथ ही जो तटीय मरीन पुलिस जिसको बोलते हैं उसको भी डेवलप किया जा रहा है, ताकि जो तटीय सुरक्षा की जो चुनौतियां हैं उससे निपटा जा सके। तो ये कहा कि जो मौजूदा दिशा निर्देश हैं, क्योंकि सवाल में ये भी पूछा गया कि क्या जो मत्स्य विभाग है वो सारे मछुआरों की नावों के आंकड़े वगैरह रख रहा है कि नहीं। तो इसमें जवाब ये दिया गया है कि जो तमाम जो राज्य आते हैं मौजूदा दिशा निर्देशों के तहत, तटीय राज्यों के और संघ राज्यों के जो मत्स्य विभाग हैं, उन्होंने मर्चेंट जो नौवहन अधिनियम है 1958 का, उसके तहत इन नौकाओं का रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया शुरू की है। और इसके तहत जो है
अब तक 2,68,220 जो मछली पकड़ने की नौकाएं हैं वो रजिस्ट्रेशन उनका किया जा चुका है। तो इस तरह से अगर आप प्रीति देखेंगे तो एक मल्टी डायमेंशनल वो है, क्योंकि नौसेना के पास एक बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन उसके अलावा जो हमारी कोस्ट गार्ड है, इसके अलावा मेरीन पुलिस है, वो अलग अलग तरीके से अपनी भूमिकाओं का निर्वहन कर रही है। अब एक और सवाल है, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, जिसके बारे में कम लोग जानते हैं प्रीति, कि ये भारत के वीर एक निधि, एक मतलब कोष डेवलप किया गया है, उसकी क्या स्थिति है? नदीमुल हक साहब का ये सवाल है, क्या जवाब है इसमें? ये कोष क्या है, ये क्या करता है? वीर निधि में से क्या, किसको धन दिया जाता है? जी, भारत की वीर निधि को लेकर नदीमुल हक जी का सवाल है। उन्होंने कहा है कि इस निधि में अब तक दान की गई धनराशि का वर्षवार और दानकर्तावार ब्यौरा क्या है, और इसके अंतर्गत जवानों के परिवारजनों को वितरित की गई धनराशि का बलवार ब्यौरा क्या है, कितने परिजनों को लाभ पहुंचा है और इसका ब्यौरा क्या है, पूरा ब्यौरा मांगा गया है। जो भारत के वीर निधि है, ये एक तरह से यहाँ पर कोई भी जो भारत के हमारे जवान हैं उनके लिए दान कर सकता है। हम जानते हैं कि कई ऐसे जवान हैं जो शहीद हो जाते हैं, उनके जो परिवार वाले हैं उनको लेकर आम लोगों में भी काफ़ी चिंता है। वो भी चाहते हैं कि जो धनराशि है उनके परिवारजनों तक पहुँचे, ताकि जो अपनी ज़िंदगी है वो सुचारू तरीके से वो निभा पाए, उसमें धन कोई एक बाधा ना बने। तो देश के लिए क्योंकि सर्वोच्च बलिदान दिया है अगर किसी वीर ने, तो उनका ख्याल देशवासी किस तरह रखें, वो भी अपना अपना कुछ कंट्रीब्यूशन एक तरह से देना चाहते हैं, इस तरह की इच्छा रखते हैं। तो वीर निधि में दान दिया जा सकता है। इसके अनुसार जो ब्यौरा दिया गया है, गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया है कि जो 3 साल के दौरान भारत के वीर पोर्टल के जरिए, वीर पोर्टल एक है, उसके जरिए स्वैच्छिक अंशदान है, जो चाहे अंशदान करे, उसके रूप में परिजनों और निधि में प्राप्त धनराशि का ब्यौरा जो है 2017 में सीधे जो परिजनों को वीर निधि में दान दिया गया वो 11 करोड़ रुपए था, और जो वीर कॉर्प्स फंड में दिया गया वो 6 करोड़ 40 लाख रुपए था। 2018 में जो सीधे परिजनों को दिया गया वो 6 करोड़ 58 लाख, और जो वीर कॉर्प्स फंड में 2018 में दिया गया वो 19 करोड़ 43 लाख। 2019 में 18 जून तक का जो आंकड़ा है वो है 14 करोड़ 20 लाख रुपए, और जो वीर कॉर्प्स में दिया गया वो 242 करोड़ 15 लाख रुपए है। कुल मिलाकर अगर देखें तो सीधे परिजनों को जो दिया गया वो 31 करोड़ 78 लाख रुपए, और जो वीर कॉर्प्स फंड में दिया गया वो 267 करोड़ 98 लाख रुपए। इन दोनों को मिला दें, अगर सीधे परिजनों और वीर कॉर्प्स फंड को मिला दें तो ये हो जाता है 299 करोड़ 76 लाख रुपए। और ये सिर्फ 3 साल का ब्यौरा है, और तीसरे साल में भी 18 जून 2019 तक का ब्यौरा है। यानी स्वैच्छिक अंशदान हम देख रहे हैं कितनी बड़ी संख्या में लोग कर रहे हैं। अगर हम इसमें देखें तो ये जो है ये दान यूपीआई, ऑनलाइन और चेक के माध्यम से प्राप्त हुए, और 267 जवानों के परिजनों को जो निधि अब तक मिली है उसका ब्यौरा उन्होंने बताया है बलवार, क्योंकि मांगा था इन्होंने। असम राइफल्स, इनको मिला है 1 करोड़ 68 लाख 66,991 रुपए। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ को मिला है 3 करोड़ 29 लाख 91,832 रुपए। सीआरपीएफ को मिला है 11 करोड़ 10 लाख 70,987 करोड़ रुपए। वहीं मिला है ये है 11 करोड़ 10 लाख 70,987 रुपए। एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल को मिला है 17,75,848, और कुल देखें तो ये हो जाता है 16 करोड़ 27 लाख 5,658 रुपए। तो ये ब्यौरा सरकार की तरफ से दिया गया, और इसी के साथ हम इस अंक को अब यहीं समेटेंगे अरविंद जी। अगले अंक में बहुत जल्द फिर हाजिर होंगे, तमाम और लोकहित से जुड़े प्रश्न आपके सामने लेकर आएंगे। फिलहाल मुझे और अरविंद जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।